तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, ठीक है। जितना ज्यादा लाइक आएगा उतना ज्यादा मोटिवेशन मुझे मिलेगा और मैं आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोज लाऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर पे, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और यह है गासीय पृष्ठ क्या है। जैसा कि आपको पता है कि गॉस का प्रमेय और गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग आपको पढ़ने होते हैं, बट जो अनुप्रयोग आप लोग करते हैं या गॉस का प्रमेय पढ़ते हैं उसमें आपने गॉसियन पृष्ठ के बारे में सुना होगा या गॉसीय पृष्ठ के बारे में सुना होगा, ठीक है, दोनों एक ही हैं। तो ये होता क्या है, सबसे पहले ये समझिए। तो देखिए गॉसियन पृष्ठ या गासीय पृष्ठ क्या होता है। गासीय पृष्ठ एक काल्पनिक बंद पृष्ठ है, यानी कि इसकी कल्पना की गई है। ये एक काल्पनिक बंद पृष्ठ होता है जो गॉस की प्रमेय का उपयोग करने के लिए किसी आयतन को प्रवृत्त करता हुआ खींचा जाता है। यानी कि जो गॉस का प्रमेय है उसको सॉल्व करने के लिए गॉसीय पृष्ठ का यूज किया जाता है, ठीक है। गॉस के प्रमेय का उपयोग करने के लिए या किसी भी आकार का चुना जा सकता है। यानी कि गॉसीय पृष्ठ जो होता है ये क्या होता है, ये एक बंद काल्पनिक पृष्ठ होता है। जैसे देखिए कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है, ये भी आपका गॉसीय पृष्ठ हो सकता है। गॉसीय पृष्ठ इस प्रकार से भी हो सकता है। यानी कि कुल मिलाकर ये एक बंद काल्पनिक पृष्ठ होता है, ठीक है, जिससे हम गॉस के प्रमेय को प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो समझ में आया, गॉसीय पृष्ठ एक काल्पनिक बंद पृष्ठ होता है जो गॉस की प्रमेय का उपयोग करने के लिए किसी आयतन को परिबद्ध करता हुआ खींचा जाता है। तो गॉस के प्रमेय का उपयोग करते हुए इसे हम लोग खींचते हैं, ठीक है, या किसी भी आकार का चुना जा सकता है, यानी कि कोई इसकी निश्चित आकार या आकृति नहीं होती है। समझ में आया। तो ये होता है गॉसीय पृष्ठ। डेफिनेशन पूछा जाएगा, आप आसानी से इसे दे देंगे। सेकंड देखिए, अब गॉसीय पृष्ठ तो आपने जान लिया, लेकिन इसके उपयोग कहां कहां होते हैं। देखिए गॉसीय पृष्ठ के क्या उपयोग हैं, इसके यूजेस कहां किया जाता है। तो देखिए हम लोग लिखेंगे, आप भी लिखिए, इसका उपयोग आवेशित, ठीक है, इसका उपयोग आवेशित निकायों के कारण, निकायों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में किया जाता है, ज्ञात करने में किया जाता है, किया जाता है। समझ में आया। तो इसका उपयोग आवेशित निकायों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में किया जाता है। यानी कि आवेशित निकाय के कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। जैसे गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग आपने पढ़े होंगे, जिसमें हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। जैसे अनंत समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया। और यहां कूलाम का नियम लागू नहीं होता। आप लोग लिख सकते हैं, जहां कूलाम का नियम, कूलाम का नियम लागू नहीं होता, लागू नहीं होता, ठीक है। तो यहां पर कूलाम का नियम इस पृष्ठ में लागू नहीं होता। तो यही है गॉसीय पृष्ठ का उपयोग। मेनली अगर इसका उपयोग देखा जाए तो इसका उपयोग आवेशित निकायों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में किया जाता है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने में हम इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी पर रिलेटेड है, यानी कि क्या विद्युत फ्लक्स का मान गॉसीय पृष्ठ की आकृति पर निर्भर करता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी आकृति का हो सकता है, इसीलिए जो विद्युत फ्लक्स का मान है वो गॉसीय पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता। इसकी आकृति कैसी भी हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, विद्युत फ्लक्स का मान गॉसीय पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करेगा, ठीक है। तो नहीं आप लोग लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट, ये सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरे चैप्टर का, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट का मान जूल में व्यक्त कीजिए। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट का मान जूल में आपको व्यक्त करना है। तो एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट इस प्रकार से लिखिए, ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं 1 EV। इलेक्ट्रॉन बोल्ट को हम EV से भी डिनोट करते हैं। तो 1 EV इक्वल टू होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19, ठीक है, इतना होता है, और गुणे 1 वोल्ट, ठीक है, 1 वोल्ट। तो यानी कि अब हम इससे करना चाहें तो 1 EV का अगर आप लोग वैल्यू निकालें तो आपका हो जाएगा, इसका 1 से गुणा होगा तो आपका आएगा 1.6 गुणे 10 की पावर -19 जूल, ठीक है।
तो आप लोग कह सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुणे 10 के पावर -19 जूल होता है। तो वही क्वेश्चन था कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान जूल में व्यक्त कीजिए। तो इसी प्रकार से आप लोग व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 और 1 वोल्ट विभवांतर लेंगे तो हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ये लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी पूछा जाता है। ये है क्या कि विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक बताइए, यानी कि विद्युत विभव को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। तो यहां पर हम सब लिखेंगे आंसर, ठीक है। आंसर में क्या लिखेंगे कि किसी चालक का विद्युत विभव, किसी चालक का विद्युत विभव निम्नलिखित 4 कारकों पर निर्भर करता है, कारकों पर निर्भर करता है। अब वो 4 कारक कौन कौन से हैं चलिए जानते हैं। फर्स्ट है आपका चालक के आवेश पर, ठीक है। तो विद्युत विभव जो है वो चालक के आवेश पर भी निर्भर करता है, चूंकि Q = CV होता है। तो जितना आवेश बढ़ेगा, जितना आवेश हम बढ़ाते जाएंगे उतना ही विद्युत विभव भी बढ़ेगा। तो ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों होते हैं Q प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। यानी कि जो विभव होता है, जो आवेश होता है वो विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि आवेश बढ़ेगा तो विभव बढ़ेगा, आवेश घटेगा तो विभव घटेगा, क्योंकि Q = CV मैंने आपको फार्मूला बताया, ठीक है। तो चालक के आवेश पर भी ये निर्भर करता है। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 है चालक के आकार पर, चालक के आकार पर भी ये निर्भर करता है विद्युत विभव का मान, ठीक है। तो लिखेंगे चालक के आकार पर। नंबर 3 है चालक के चारों ओर के माध्यम पर, चालक के चारों ओर के माध्यम पर, ठीक है। यानी कि चालक के चारों ओर किस प्रकार का माध्यम है उस पर भी विद्युत विभव का मान निर्भर करता है। एंड 4th है हमारा अन्य चालकों की उपस्थिति पर, अन्य चालकों की उपस्थिति पर, यानी कि चालक के पास कौन से चालक और रखे हैं उस पर भी ये निर्भर करता है। तो 4 चीजों पर विद्युत विभव निर्भर करता है। किसी चालक का विद्युत विभव निम्नलिखित 4 कारकों पर निर्भर करता है, चालक के आवेश पर, चालक के आकार पर, चालक के चारों ओर के माध्यम पर और अन्य चालक की उपस्थिति पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो कि इसी चैप्टर से है। तो क्वेश्चन क्या है कि फैरेड क्या है, 1 पिको फैरेड कितने फैरेड के बराबर होता है। 6 क्वेश्चन है कि व्हाट इज फैरेड, यानी कि फैरेड क्या है और 1 पिको फैरेड इक्वल टू कितना फैरेड होता है। तो देखिए फैरेड क्या है, तो आप लिख सकते हैं फैरेड धारिता का मात्रक है, धारिता का मात्रक है, ठीक है। फैरेड क्या है, ये धारिता का मात्रक है। और फैरेड 1 पिको फैरेड इक्वल टू होता है, आप लोग लिखिए 1 पिको फैरेड, 1 पिको फैरेड, पिको फैरेड को हम किससे डिनोट करते हैं 1pf, ठीक है। फैरेड को कैपिटल F से, पिको को स्मॉल p से। तो 1 पिको फैरेड इक्वल टू होता है 10 के पावर -12 फैरेड, ठीक है। 10 के पावर -12 फैरेड। 1 माइक्रो फैरेड होता तो हम उसे लिखते 10 के पावर -6 फैरेड, ठीक है। तो 1 पिको फैरेड की वैल्यू यही होती है। ये आप लोगों को याद रखना है क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में आपके यूज होने वाले हैं। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पृथ्वी के विद्युत विभव को शून्य क्यों मानते हैं। देखिए आप सभी को पता है कि पृथ्वी के अंदर कितने आवेश उपस्थित हैं, बहुत सारे। तो पृथ्वी के आकार के कारण इसकी धारिता अनंत है, इसकी धारिता अनंत है, ठीक है, अनंत है। और इसीलिए क्या करते हैं हम पृथ्वी के विद्युत विभव को शून्य मानते हैं। लेकिन क्यों, तो इसका एक पार्टिकुलर रीजन है जो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया कि जो
C होता है C इक्वल टू Q अपान V, ठीक है। अब देखिए, सॉरी यहां पर फिर से लिखता हूं मैं, C इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, Q अपान V। अब देखिए जो C होता है यहां पर, चूंकि C जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है V के, यानी कि अगर धारिता बढ़ेगी तो विभव घटेगा, अगर धारिता घटेगा तो विभव बढ़ेगा। तो देखिए पृथ्वी की धारिता अनंत है क्योंकि इसमें बहुत सारे आवेश हैं और आवेशों के संग्रहण करने की क्षमता को हम कहते हैं धारिता। तो चूंकि पृथ्वी में बहुत सारे आवेश हैं तो बहुत सारे आवेशों को उसने संग्रहित कर रखा है, इसलिए पृथ्वी की धारिता अनंत है, बहुत ज्यादा धारिता है इसकी। तो जब इसकी धारिता बहुत ज्यादा है तो जो विभव होगा ये बहुत कम होगा, यानी कि हम शून्य मान सकते हैं क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है। तो इसीलिए पृथ्वी के आकार के कारण इसकी धारिता अनंत है, इसीलिए इसका विभव शून्य माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विद्युत धारा चैप्टर से। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध लिखिए। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि धारा I इक्वल टू होता है I इक्वल टू NEA/VD, ठीक है। जहां बताइए आप लोगों को पता होगा कि N क्या है, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लिख लीजिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। I है धारा, N है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, A क्या है, A है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, VD क्या है, VD है अनुगमन वेग या अपवाह वेग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर धारा इधर है, अनुगमन वेग इधर है, तो इन दोनों में संबंध जो है वो यही सूत्र दर्शाता है। VD याद रखिएगा, VD इक्वल टू है अनुगमन वेग या अपवाह वेग, कुछ भी आप लिख सकते हैं, तो अनुगमन वेग, ठीक है। तो ये फार्मूला जो है वो विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध दर्शाता है। सब पता चला क्या कौन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर इसी चैप्टर से, कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा श्रांति काल में क्या संबंध होता है। तो देखिए अनुगमन वेग इक्वल टू एक फार्मूला होता है, अनुगमन वेग को हम किससे डिनोट करते हैं, VD से, ठीक है। VD इक्वल टू एक फार्मूला होता है EV अपान ML, ठीक है, EB अपान ML इंटू टाउ, EB अपान ML इंटू टाउ। यही फार्मूला जो है वो धातुओं के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग और श्रांति काल के बीच संबंध दर्शाता है। अब देखिए यहाँ VD क्या है, ये अनुगमन वेग है, E क्या है, E आपका है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, V क्या है, V है तार के सिरों पर विभवांतर, M क्या है, M है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, L क्या है, L है तार की लंबाई, ये L है स्मॉल l, ठीक है, थोड़ा बड़ा मैं लिख देता हूं इस प्रकार से, ठीक है। L है तार की लंबाई और टाउ है आपका श्रांति काल। तो देखिए जो श्रांति काल होता है और अपवाह वेग होता है, इन दोनों के बीच जो संबंध है वो यही फार्मूला दर्शाता है, ठीक है। तो यही इन दोनों के बीच संबंध है। तो देखिए मैं टाउ लिख देता हूं, टाउ इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाउ में ही संबंध पूछा जा रहा है। तो ये श्रांति काल, तो समझ में आया, इन दोनों के बीच संबंध जो है वो दर्शाता है ये सूत्र VD इक्वल टू EB अपान ML इंटू टाउ, जहां E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, V है तार के सिरों के बीच विभवांतर, M है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और L है तार की लंबाई, टाउ है श्रांति काल, ठीक है। ये सब आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो कि एक न्यूमेरिकल टाइप का है। आपसे पूछा जा रहा है कि 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोध, ठीक है, 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोध हैं और इनको हम किस प्रकार से जोड़ें कि 4 ओम तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो। यानी कि 3 प्रतिरोध हैं, हम इनको किस प्रकार जोड़ें कि जो टोटल प्रतिरोध है वो 4 ओम आ जाए। तो देखिए अगर हम इसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो आपका 4 ओम नहीं आएगा, अगर इसे समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो 3 2 5 6 11 ओम आ जाएगा। तो देखिए आप लोग एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले 3 ओम और 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़िए। तो हम लिखेंगे यहां पर 3 ओम तथा 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो जोड़ने पर क्या आएगा बताइए। समांतर क्रम में इसका फार्मूला होता है 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। चूंकि 2 ओम है तो R2 हमने लिख दिया, साइड में मैं लिख देता हूं 1 अपान R1 की वैल्यू कितनी है, 3 ओम रख दीजिए, ये R1 की वैल्यू है, प्लस R2 की वैल्यू कितनी है 6 ओम, तो 1 अपान 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा, 3 दूनी 6 2 प्लस 1, ठीक है, 6 का 6 1, तो आपका फाइनली 1 अपान R इक्वल टू आ जाएगा 3/6, ठीक है, 3/6। अब इसको हम सॉल्व करें अगर, तो देखिए यहां पर धीरे धीरे सॉल्व करते हैं, तो ये तिरछा गुणा कर देंगे, कैंची गुणा, तो ये हो जाएगा 3R
इक्वल टू 6 का 1 से गुणा होगा तो 6 हो जाएगा। यहां पर हम लिख सकते हैं R इक्वल टू आपका हो जाएगा 6/3, इधर 3 गुणे में इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा, तो आ जाएगा 2 ओम। तो हमारा R जो आया वो 2 ओम आया, ठीक है, 2 ओम। अब देखिए 2 ओम हमारा आ गया। अब साइड में मैं लिख देता हूं इधर, ठीक है, इसी को सॉल्व करते हैं। अब देखिए चूंकि हमने 3 ओम और 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ा था, अब इस 2 ओम और ये जो हमारा 2 ओम आया है इसको हम जोड़ देंगे श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो लिखेंगे 2 ओम तथा 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में इसका फार्मूला होता है, चलिए हम R डैश अब मान लेते हैं इसको, R डैश इक्वल टू R, ये R हो गया, और इसको मान लेते हैं हम इस 2 ओम को R3, ठीक है, R3। तो हमारा आ जाएगा, ये R की वैल्यू कितनी है हमने निकाला अभी 2 ओम, ठीक है, तो 2 प्लस ऊपर R3 की वैल्यू 2 है, तो ये फाइनली R डैश जो आएगा तुल्य प्रतिरोध टोटल वो आ जाएगा 4 ओम। और यही हमें कहा गया था, देखिए तुल्य प्रतिरोध हमारा यहाँ पर 4 ओम आ चुका है, ठीक है। तो यही यहाँ पर कहा गया था कि 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम को तीनों प्रतिरोध को किस प्रकार जोड़ें कि 4 ओम तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो। तो आप लोग कह सकते हैं क्या, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे कि 3 ओम तथा 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़कर, और तीसरा 2 ओम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ने पर परिणामी प्रतिरोध 4 ओम प्राप्त होगा। यानी कि पहले 3 ओम और 6 ओम को आप समांतर क्रम में जोड़ें तो आपका 2 ओम आएगा। अब जो 2 ओम आया है इसको और इस 2 ओम को आप श्रेणी क्रम में जोड़ें तो ये 4 ओम आपका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो कि न्यूमेरिकल है और चौथे चैप्टर का है। देखिए एक इलेक्ट्रॉन 0.1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत 10 के पावर 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंस बल का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है 0.1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और ये चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल भी हमें दिया गया है। हमें इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंस बल निकालना है। तो देखिए हमें दिया गया है सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र बी की वैल्यू दी गई है 0.1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है, ये हमें बी की वैल्यू दी गई है। देखिए हमें यहाँ पर चाल भी दिया गया है, यानी कि वेग हमें दिया गया है v, ये हमें दिया गया है 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना है लॉरेंस बल, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं F से, ये हमें निकालना है। तो लॉरेंस बल का एक फॉर्मूला होता है, वही आप लगा दीजिए, न्यूमेरिकल आपका लग जाएगा F इक्वल टू QVB, ये होता है लॉरेंस बल का फॉर्मूला। अब आप लोग कहेंगे V तो हमें दिया गया है, B भी दिया गया, पर क्यों क्या है। देखिए एक इलेक्ट्रॉन देखिए गति करता है, देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन 0.1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रवेश करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19। तो हम Q के स्थान पर ये रख सकते हैं। V हमें दिया गया है 10 की पावर 5, B दिया गया है 0.1, बस इन्हीं का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा F इक्वल टू, देखिए यहाँ पर आप 1.6 और 0.1, ठीक है, इन दोनों का गुणा कर दीजिए। तो जब हम 1.6 को 0.1 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0.16, ठीक है, गुणे ये हो जाएगा 10 की पावर -19 से, ये 5 है तो प्लस -19 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 14, लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा इतना बचा, तो हम इतना ही कभी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग चाहें तो इसे शुद्ध भी कर सकते हैं। इस दशमलव को हम 1 और 6 के बीच में लाएंगे तो 1.6 गुणे 10 की पावर -14 था ये, ठीक है, और इसमें एक और ऐड हो जाएगा, यानी कि 10 की पावर -1 ऐड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लेफ्ट आए हैं, राइट आए हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की पावर -15, और लॉरेंस बल का जो मात्रक होगा वो होगा न्यूटन, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लॉरेंस बल को आसानी से निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, F इक्वल टू QVB, जहाँ Q है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, V है वेग और B है चुंबकीय क्षेत्र। लास्ट क्वेश्चन अपना हम देखते हैं। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन भी हमारा एक न्यूमेरिकल है, जो कि बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। देखिए एक सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के धारा लूप में 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए।
यानी कि एक सेंटीमीटर स्क्वायर का, देखिए 1 सेंटीमीटर वैल्यू दी गई है, ठीक है। क्षेत्रफल के धारा लूप में 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पर क्षेत्रफल सबसे पहले दिया गया है, वो कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम लिख देंगे एक। अब देखिए ये 0.00 लिखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली लिख देंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद में हमें दिया गया है धारा लूप में 2 एम्पियर की धारा, तो हमें एम्पियर यानी कि धारा दी गई है I इक्वल टू 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, ठीक है। हमें यहाँ पर निकालना क्या है, हमें यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान निकालना है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं M से, ये हमें निकालना है। तो एक फार्मूला होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का, लिख लीजिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल M से, इसका फार्मूला होता है M इक्वल टू I इंटू ए, यानी कि आप धारा और क्षेत्रफल का गुणा कर दीजिए। तो धारा हमारा दिया गया है 2 एम्पियर, क्षेत्रफल देखिए ऊपर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमारा M जो आएगा फाइनली चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण वो आ जाएगा हमारा कितना। देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, मैंने यहाँ पर गलती की थोड़ा सा, ये जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है इसको पहले आप मीटर में बदलिए। तो 1 सेंटीमीटर को आप मीटर में बदलेंगे तो आपका हो जाएगा 1 गुणे 10⁻⁻⁴, ठीक है, मीटर। तो यहाँ पर ये मीटर में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो देखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आएगा 1 गुणे 10⁻⁴। तो हम यहाँ पर जो a की वैल्यू रखेंगे वो लिखेंगे 1 गुणे 10⁻⁴। अब देखिए इसी का गुणा कर देंगे तो ये 2 का 1 से गुणा होगा 2 बचेगा गुणे 10⁻⁴, और यही आपका आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर में, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यही आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, इस न्यूमेरिकल को ध्यान से यहाँ पर पढ़ना है। यहाँ पर आपको a की वैल्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दी गई थी, जब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा कितना 1 गुणे 10⁻⁴, ठीक है, मीटर। अब देखिए यहाँ पर I हमें 2 एम्पियर दिया गया है, M हमें निकालना है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, M का जो सूत्र होता है M इक्वल टू I ये होता है, ठीक है। तो I है धारा, A है क्षेत्रफल, ठीक है। तो M इक्वल टू I के स्थान पर हम 2 रखेंगे क्योंकि 2 हमें दिया गया है, A की वैल्यू रखेंगे और हमारा आ जाएगा 2 गुणे 10⁻⁴ एम्पियर मीटर स्क्वायर।